अच्छे से होंगे। घर में रहिए, स्टे सेफ। और इस मुश्किल के समय में घर में रहना सबसे सेफ है, और घर में रह के हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है विज सॉल्व पर, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम अतुल तिवारी है और मैं पिछले 10 सालों से IIT JEE के लिए पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं IIT कानपुर में था। 2009 में मैं IIT कानपुर से पास आउट हुआ हूँ और 2005 में मैंने IIT JEE क्वालिफाई किया है, राइट। सो मैथ्स मेरा शुरुआत से ही पैशन रहा है। मैथ्स मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, मैथ्स बार बार आपको एक नया पजल देती रहती है और आपका दिमाग हमेशा उसमें लगा रहता है, राइट। सो बहुत ही थ्रिलिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। और आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, व्हाट इज मैट्रिक्स, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा आज। बट मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले कुछ और बातें भी मैं करता हूँ। जैसे आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी बेसिक्स हैं मैट्रिक्स के उनको कवर करने की। मैट्रिक्स जो चैप्टर है, CBSE बोर्ड में क्लास 12 में ये चैप्टर आता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। साथ ही साथ ये भी इसमें ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है, मीडियम लेवल का चैप्टर है। और जो भी इसमें क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप अगर थोड़ा भी इसमें प्रिपरेशन कर लो, थोड़ा सा भी इसमें प्रिपरेशन कर लो, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ऐसे चैप्टर आपको 12th में बहुत कम मिलेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि ये 12th का ईजिएस्ट चैप्टर ऐसा है जिसको आप थोड़ी सी मेहनत करके 2 या 3 क्वेश्चन आप जेईई मेंस एडवांस में लगा सकते हो, और आराम से इतने ही क्वेश्चन आप बोर्ड्स में लगा सकते हो। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मेहनत कम हो और मार्क्स ज़्यादा मिले, राइट। मेहनत कम हो और मार्क्स ज़्यादा मिले, ऐसा चैप्टर आपको जल्दी नहीं मिलने वाला। ये ही वो चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी है। बस आपको सुनना है, जैसा जैसा मैं आपको बताता जाऊँ वैसा वैसा आपको करते जाना है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते जाना है, उसके नोट्स बनाते जाना है, और आप प्रैक्टिस करते जाइए। और डेफिनेटली इसमें आपके इतने मार्क्स आएंगे, इतने कम समय के बावजूद, जितने मार्क्स जो आप बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स में स्पेंड करते हो ना, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स होते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों बाद आपके यहाँ एक चैप्टर आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बच्चे क्या करते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो लोग हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। सिर्फ NCERT की प्रॉब्लम्स नहीं, वो लोग RD शर्मा की बुक भी लगाएंगे, ML खन्ना की बुक भी लगाएंगे, राइट। RD शर्मा की IIT वाली बुक भी लगाएंगे, राइट। आई अपना जो बर्मन एक बुक है रियल एनालिसिस, वो बुक भी लगाएंगे, सारी बुक्स लगाएंगे वो। और सारी बुक्स लगाते लगाते वो उसमें करीब हंड्रेड्स ऑफ 200 क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लगा डालेंगे। और क्वेश्चन कितना आएगा बोर्ड में? एक। IIT में पता नहीं, एक आ भी सकता है और हो सकता है एक भी ना है, 0 क्वेश्चन IIT। मेंस में कितना आएगा? एक। टाइम कितना स्पेंड किया? इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि मैट्रिक्स में उसका 10% या 20% ही टाइम स्पेंड किया। और वहीं मैट्रिक्स में आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और वहीं इनडेफिनिट में 1 या 0 क्वेश्चन मिल रहा है। और मेहनत इसमें इतनी ज़्यादा है और इसमें मेहनत इतनी है। तो वो चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मेहनत आपको बहुत कम करनी है, बाकी चैप्टर से बहुत मेहनत करनी है, बट इतनी कम मेहनत से भी आप बहुत सारे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही ये इजी चैप्टर है। और इसमें इसके जो बेसिक्स हैं वो बहुत इजी हैं। बहुत जो हाई लेवल का क्वेश्चन भी इसमें आता है वो आपके, जैसे 11th का आपको एक चैप्टर याद होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा, ज़्यादातर बच्चों को कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा चैप्टर है कि उसमें रियल नंबर्स की नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है। हम लोग को तो रियल नंबर की मैथ्स ही पहले अच्छे से समझ नहीं थी, ऊपर से वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथ्स शुरू हो गई, बहुत डिफिकल्ट था। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। आप उतनी मेहनत, कॉम्प्लेक्स नंबर जितनी मेहनत आपने करी, और आपको उसका एक क्वेश्चन मिलने वाला है। और यहाँ पे उससे इजी कंसेप्ट आपको समझने हैं, और आप 2 या 3 क्वेश्चन लगा सकते हो। बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मैट्रिक्स 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली चीज़ ये
एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे बिट्स पिलानी का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम हो, सारे पेपर्स में ये बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो भी आपने डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ रखे हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अराउंड आपके 2, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो पहला ये चीज़ है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो आप ये समझ लीजिए कि पूरी आईआईटी जेईई की जो पूरी मैथ्स है उन सब में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है। इससे इजी चैप्टर जल्दी आपको मैथ्स में मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना, ध्यान देगी ये बात, इससे इजी चैप्टर आपको मैथ्स में जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो एक तो ये इजी चैप्टर है, ऊपर से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा आपको और कहीं किसी चैप्टर में कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता है। तो ये चैप्टर आपका कभी भी छूटना नहीं चाहिए। कभी भी ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे आपकी क्लास चल रही हो, कभी भी कोई क्लास आपको मिस नहीं करनी है मैट्रिक्स की, राइट। ऐसे इजी चैप्टर की क्लास अगर मिस कर दी और इसका क्वेश्चन नहीं हुआ तो डिफिकल्ट चैप्टर्स में क्या होगा भाई। इसलिए इस चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत अच्छे से हर क्लास अटेंड करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और जो भी होमवर्क है उस होमवर्क को कंप्लीट करना है और बस आपके आराम से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। ठीक है, मेरा जो आईआईटी का 10 ईयर एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व करी है जो और भी कई लोगों को पता होगी। देखिए आईआईटी में हर साल मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, पेपर 1 में, पेपर 2 में किसी न किसी में क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब उस क्वेश्चन को करने के लिए चाहिए क्या कि जो मैट्रिक्स है उसके सारे फंडे आपको पता होने चाहिए, मैट्रिक्स के जितने भी कंसेप्ट है वो सब आपको पता होना चाहिए। वो उसके लिए आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको बस उन चीज़ों को ध्यान रखना है, आपको सब याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक चैप्टर और भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो होता क्या है, जब आईआईटी जेईई में मैट्रिक्स आती है तो उसके क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे जोड़ के दिए जाते हैं। ठीक है, अक्सर करके ऐसा होता है कि आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और मैट्रिक्स मैच करके आता है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं तो जब मैट्रिक्स चैप्टर आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए तो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ी है वो आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, फिर उसको और मैट्रिक्स को मिला के आपको बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं आईआईटी जेईई के लिए। बोर्ड्स में ये बड़ी अच्छी बात है कि बोर्ड्स में वो लोग एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं। वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट इस क्वेश्चन ज़रूर कर ले, स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में ज़रूर मार्क्स मिल जाए। वो इस तरीके के क्वेश्चन देते हैं, समझ रहे बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी जब आप मैट्रिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के लिए अगर कर रहे हैं तो वो अलग तरीके से करना है, और अगर आप आईआईटी के लिए कर रहे हैं तो अलग तरीके से। बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो आप सिर्फ मैट्रिक्स पढ़िए, और जब आईआईटी के लिए कर रहे हैं तो जब पूरा मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, पीएनसी भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो बस थोड़ी देर में हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे एक बार इकट्ठे हो जाएं। आई होप कि सब लोग ऑलमोस्ट आ ही गए होंगे, बट थोड़े बहुत जो बच्चे बचे हुए हैं उनका ज़रा सा लोग वेट कर लेते हैं। ओके, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ, और फिर से मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अतुल तिवारी है, मैंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है। मैं लास्ट 10 ईयर से आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और इस 10 ईयर्स के पहले भी मैं आईआईटी में था, और उसके पहले मैंने खुद आईआईटी जेईई की तैयारी करी। उससे पहले बोर्ड में, यूपी बोर्ड में मैंने पढ़ाई करी है। तो दो समय बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बट मैं टीचिंग ही कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो चेंज क्या है और आप लोग को क्या क्या करना चाहिए ताकि आप लोग अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल सबके पास है लेकिन मैक्सिमाइज करना ज़रूरी है, राइट। मैक्सिमाइज करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स ध्यान रखनी है,
जो कि यहाँ आपको बताई जाएंगी। आपको अपने समय का यूज़ सही से करना है, राइट। तो वही जो बच्चा थोड़ा एवरेज परफॉर्म कर रहा है वो अबव एवरेज भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा कभी भी कोई नहीं सोचेगा कि नहीं मेरा परफॉर्मेंस जो है वो उससे पीछे रहता है तो इसलिए क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता इससे ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। आप अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बस उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासरूम में भी और बाहर भी डिस्कस करेंगे। बस इसका ध्यान रखना है कि आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते उन चीज़ों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं, अब शुरू करते हैं क्लास अपनी, व्हाट इज मैट्रिक्स, ठीक है। सो लेट्स एंटर द मैट्रिक्स। ओके, ग्रेट। तो ये बताइए, आप लोग जब स्कूल में अपने पढ़ते थे तो उस समय आपका स्कोर क्या आता था, आपकी रैंक क्या आती थी, याद है आप लोग को? नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, कई लोग को याद होगा बट वो लोग थोड़ा शर्मा रहे होंगे बताने में कि उनका स्कोर क्या आता था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अभी इस एक वर्चुअल स्कोर की बात करते हैं। सपोज एक क्लासरूम है, राइट। क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं और रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, राइट। रोल नंबर 1 जिस स्टूडेंट का है उसका नाम अतुल है, उसका स्कोर कितना आ रहा है? उसका स्कोर आ रहा है 65। रोल नंबर 2 जिसका है उसका स्कोर आ रहा है 45, उसका नाम आत्विक है। रोल नंबर 3 दीपक का है, इसके स्कोर 77 है। और रोल नंबर 4 शारदा का, इसका स्कोर 64 है। कितने बच्चों का नाम यहाँ पे अतुल है? वेरी गुड, मेरा नाम भी अतुल है। कितने बच्चों का नाम आत्विक है? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आत्विक के नाम से किसी को जानते हैं? मैं आत्विक के नाम से जानता हूँ, मेरे लड़के का नाम ही आत्विक है। ही इज जस्ट 1 year and 2 months old and currently I cannot meet him because कोरोना की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और मेरी फैमिली कहीं और पे है और मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता हूँ। खैर, थर्ड दीपक एंड शारदा। तो देखिए जो पहला कॉलम है ये रोल नंबर का कॉलम है, राइट। कॉलम कैसे जाता है? ऐसे वर्टिकली जाता है, राइट। पहला जो कॉलम है वो रोल नंबर का कॉलम है, जो दूसरा कॉलम है वो स्टूडेंट्स के नाम का कॉलम है, और जो तीसरा कॉलम है वो किसका है? स्कोर्स का कॉलम है, राइट। तो इन सबको मिला के क्या बन जाती है? अपनी टेबल बनती है ना, स्कोर की टेबल बनती है। अब जो पहली रो है उसको देखिए, पहली रो अतुल के लिए है, उस रो में अतुल का रोल नंबर है और स्कोर है। जो दूसरी रो है वो किसके लिए है? आद्विक के लिए। वो किसके लिए है? आद्विक के लिए, जिसमें उसका रोल नंबर और स्कोर है। जो तीसरी रो है वो किसके लिए? दीपक के लिए, उसमें उसका रोल नंबर है और स्कोर है। जो चौथी रो है वो किसके लिए? शारदा के लिए। तो हर रो एक स्टूडेंट का डेटा शो कर रही है, हर कॉलम पूरे स्टूडेंट्स का डेटा शो कर रहा है एक पर्टिकुलर तरीके का। जैसे पहला कॉलम हर स्टूडेंट के रोल नंबर शो कर रहा है, तीसरा कॉलम हर स्टूडेंट का स्कोर शो कर रहा है, राइट। तो ये टेबल है, ये टेबल आपने बहुत बार देखी होगी, इस टाइप की टेबल क्लासरूम के बाहर जब आपके मार्क्स आते हैं तो आप लोग अपनी मार्क्स देखते हैं, राइट। तो इस टेबल से जो हमको डेटा मिल रहा है, इस डेटा को लिखने का जो तरीका है वो ऐसा तरीका है कि वो काफ़ी बड़ा सा लिखा हुआ है, राइट। बहुत बड़ी टेबल बनी हुई है। हम इस टेबल को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए टेबल छोटी कैसे बनेगी। तो लेट्स शॉर्टन द लिस्ट। लिस्ट को शॉर्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? रोल नंबर पहले लिख लो। रोल नंबर क्या आएगा? 1 2 3 4। पहले हमने सिर्फ रोल नंबर लिख लिए, नाम स्टूडेंट्स के हटा देते हैं। हमको तो पता है ना स्टूडेंट्स का, इसमें रोल नंबर जो है वो अगर दिया हुआ है तो हम रोल नंबर से स्टूडेंट का नाम पहचान लेंगे, तो नाम लिखना उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, तो नाम हटा देते हैं। पहले रोल नंबर हमने लिख लिए 1 2 3 4। क्या लिख लिया? रोल नंबर लिख लिया सबका, ठीक है ना। 1 2 3 4 करके रोल नंबर सारे लिख डाले। अभी हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट को छोटा बना रहे हैं। तो पहले हमने रोल नंबर वाला कॉलम लिख लिया, अब क्या करते हैं देखिए, स्कोर वाला कॉलम लिख लेते हैं। स्कोर ध्यान है, स्कोर पहले का था 65 45 77 64। स्कोर ध्यान रखना है, स्कोर क्या था? 65 45 77 64।
तो अभी हमने क्या किया, लिस्ट को थोड़ा छोटा बना दिया। पहले लिस्ट कितनी बड़ी दी हुई थी, राइट। तो अभी तो कंप्यूटर का ज़माना है, राइट। कंप्यूटर के ज़माने में क्या चाहिए, हम लोग को चीज़ों को छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है आपको, राइट। बहुत सारे लोग आप में से कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो आगे चल के। कितने लोग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं? काफ़ी सारे लोग कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, ओके ओके, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हम लोग को चीज़ों को छोटा बनाना सीखना है। खासकर जब आप कंप्यूटर इंजीनियर होंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स दी जाएंगी। उन आपका काम ये होगा उन टेबल्स को छोटा बनाना। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ सीख रहे हैं, लिस्ट को छोटा बनाना। ओके, तो देखिए क्या किया हम लोग ने। जो टेबल दी थी उसमें रोल नंबर को ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 और स्कोर को लिख लिया 45 65 45 77 64। अब क्या करते हैं, रोल नंबर और स्कोर भी हटा देते हैं। बस एक तरीके से ऐसे बॉक्स बना देते हैं और बन गई हमारी टेबल, बन गई हमारी मैट्रिक्स। ये देखिए, लेट्स पुट देम इन द बॉक्स। उनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और हमारी मैट्रिक्स मिल गई। ये देखिए, जो रोल नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4 और जो मार्क्स लिखे हुए थे एक कॉलम में 65 45 76 77 और 64, उसको हमने ऐसे कॉलम ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया और यही चीज है मैट्रिक्स। समझे बच्चों? इसी चैप्टर के लिए आज हम लोग ने क्लास ज्वाइन करी है, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने के लिए। तो ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बनाई गई है। कहाँ से मैट्रिक्स बनाई गई है याद है? मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, आपके पास एक क्लासरूम का डेटा था, एक तरफ रोल नंबर था, स्टूडेंट का नाम था एक कॉलम में, एक कॉलम में क्या था, मार्क्स था। पहली रो में अतुल का डेटा था, दूसरी रो में आद्विक का डेटा था, तीसरी रो में दीपक का डेटा था, चौथी रो में शारदा का डेटा था। तो डेटा बहुत बड़ा आ रहा था। हमको सपोज अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम उस तरह का डेटा डालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा जगह उसमें जा सकती है। तो हम पहले क्या करेंगे, उस डेटा को कम बनाएंगे। डेटा को क्या करेंगे, कम बनाएंगे। अब डेटा को कम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग ने क्या किया, स्टूडेंट के नाम हटा दिए, वो कॉलम हट गया हमारा। 3 कॉलम थे, 2 कॉलम बचे। फिर हमने क्या बनाया, रोल नंबर का कॉलम बनाया। 1 2 3 4 4 बच्चे थे, 1 2 3 4 1 से 4 तक का रोल नंबर था। फिर हमने एक कॉलम क्या बनाया, स्कोर का कॉलम बनाया। क्या था उसमें, मार्क्स थे। स्कोर का कॉलम था, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 65 45 77 64। याद है? इस तरीके से 2 कॉलम हो गए, इनको साथ मिलाए और बॉक्स में बंद कर दिया, बन गई मैट्रिक्स। ये होती है मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, क्या है मैट्रिक्स? तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनाई जाती है। तो जब भी आपके पास कोई टेबल हो, उस टेबल से आप मैट्रिक्स बना सकते हो। सपोज वो जो टेबल थी उसमें स्कोर के साथ आपका हाइट भी गिवन हो, एक कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या होगा, एक कॉलम हाइट का भी बढ़ जाएगा, 3 कॉलम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कॉलम्स की बात करते हैं ना, तो चलिए और कॉलम को अच्छे समझते हैं। देखिए, ये देखिए जो 1 2 3 4 है, ये जो ऐसे जा रही है वर्टिकल लाइन जिसमें 1 2 3 4 लाई कर रहा है, ये है क्या, कॉलम नंबर 1। ये कॉलम नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल नंबर्स। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जैसे 1 2 3 4 पहला कॉलम है, इधर से हम लोग गिनना शुरू करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो इसी तरीके से गिनना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है कॉलम नंबर 1 और इस कॉलम नंबर 1 में क्या डेटा है हमारे पास, रोल नंबर्स का डेटा है। बात समझ में आ रही है? अब कॉलम नंबर 2 क्या होगा बताइए, स्कोर्स का है कॉलम, 65 45 77 64। ये है कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो कॉलम्स ऐसे रहते हैं मैट्रिक्स में और रो कैसे रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है। जैसे पहली रो क्या है, 1 और 65। पहली रो क्या शो कर रही है, पहले स्टूडेंट यानी अतुल के रोल नंबर को और उसके स्कोर को। दूसरी रो कौन सी है, 2 और 45। ये रो क्या शो कर रही है, उसके जो दूसरा स्टूडेंट है आद्विक, उसके रोल नंबर को और उसके स्कोर को। तीसरी रो जो स्टूडेंट दीपक था उसके रोल नंबर को और उसके रिजल्ट को। जो चौथी रो है वो क्या शो कर रही है, चौथी रो शो कर रही है जो लास्ट स्टूडेंट शारदा थे उसके रोल नंबर को और स्कोर को। तो टोटल 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचेंगे ना, तो 4 यहाँ पे रोज आएंगी। देखिए तो देखिए ये है रो नंबर 1 और 65 है रो नंबर 1 में, ये शो कर रहा है अतुल के डेटा को। फिर रो नंबर 2 है 2 और 45। रो नंबर 3 है, ये किसके डेटा को शो कर रहा है, दीपक जो स्टूडेंट है उसके डेटा को शो कर रहा है। और रो नंबर 4 और 65 है, वो किसके डेटा को शो कर रहा है, शारदा के।
और ये जो 65, 45, 77, 64 है, ये किसको शो कर रहा है? बोलिए। ये शो कर रहा है कॉलम नंबर 2 को, जिसमें क्या लिखा हुआ था? स्कोर। बात समझ में आई? तो आपके पास इतना बड़ा डेटा था, इतनी बड़ी टेबल थी, आपने उस टेबल को छोटा बना दिया एकदम, और बस उसमें नंबर नंबर लिख दिए, और आपको क्या मिल गई? मैट्रिक्स। बात समझ में? मैट्रिक्स किससे मिलके बनी हुई है? इस कॉलम से जिसमें स्टूडेंट के रोल नंबर का डेटा है, इस कॉलम से जिसमें स्टूडेंट के स्कोर का डेटा है, इस कॉलम से जिसमें पहले स्टूडेंट के रोल नंबर और स्कोर का डेटा है, इस रो से जिसमें दूसरे स्टूडेंट के रोल नंबर और स्कोर का डेटा है। इस तरह 4 रो ले ली और 2 कॉलम ले लिए। 2 कॉलम 4 रो, इनको मिला के हमने क्या बनाया? मैट्रिक्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है पता है? 4। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो ये ध्यान रखिएगा कि हर मैट्रिक्स में कुछ कॉलम होते हैं, कुछ रो होते हैं, और हर कॉलम और हर रो किसी स्पेसिफिक तरीके के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना मैट्रिक्स क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, मैट्रिक्स क्या है ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए, आप जब आपने देख लिया है कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन in any language possible? I do not want a bookish language. In any way you can answer this question, that what is basically matrix. Can you? Okay. So एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स जो होती है उसमें जो बॉक्स बनता है वो कैसा होता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इट कैन बी लाइक दिस, इसका ऐसा शेप हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका एक और शेप भी हो सकता है, वो शेप भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर करके आपको 2 तरीके के शेप देखने को मिलते हैं, जैसा ये वाला शेप है, वो शेप तो हर जगह आपको मिलता ही मिलता है। एक और शेप आपको देखने को मिलता है, ये वाला शेप, राइट। दोनों ही के अंदर अगर हम वो कॉलम जो अभी हमने बनाए थे, 2 कॉलम, और जैसे अभी हमने मैट्रिक्स जो बनाई थी, उस मैट्रिक्स को ये जो दूसरे वाले बॉक्स है इसके अंदर भी डाल देंगे, तब भी हमको मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो ये फैक्ट है, फन फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो शेप होता है बॉक्स का वो कैसा होता है, ठीक है। एक तो ऐसा हो सकता है, ये साइन याद है आपको, क्रिकेट में एक समय 4th एम्पायर के लिए ऐसे बोलते थे, लेकिन वो यहाँ से बोलते थे, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा। और एक साइन ऐसे, ये वाला जो साइन है ये भी किसको शो करता है? मैट्रिक्स को। ओके, बात समझ में आ रही है? ये कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इजी है एकदम, वेरी गुड। तो अभी हमको 2 चीज़ें पता चल गई कि हमने एक टेबल दी हुई थी जिससे हमने मैट्रिक्स बनाई, और दूसरी चीज़ मैट्रिक्स का जो बॉक्स होता है उसका 2 तरीके का शेप हो सकता है, वो दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है व्हाट इज मैट्रिक्स? बताइए। आपने इतना देखा, आप ऐसे ही कोई भी एक छोटी सी डेफिनेशन जो भी आपके मन में आ रही हो वो आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक बुकिश डेफिनेशन ही लिखो, आपके मन में जो भी डेफिनेशन आ रही हो वो आप बता सकते हो कि क्या मैट्रिक्स का क्या मतलब है। बहुत आसान है भाई, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। मैट्रिक्स इज बेसिकली एन अरे ऑफ डेटा। जैसे अभी हमारे पास डेटा था रोल नंबर और स्कोर स्टूडेंट्स का, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, इस चीज की मैट्रिक्स क्या होगी कि आपके पास कितने हार्ट्स हैं, कितने दिल हैं आपके पास, एक ही है ना, तो ये मैट्रिक्स होगी, राइट। ओके, अब आप बताइए कि अगर विराट कोहली ने लास्ट 3 वर्ल्ड कप में कितने सेंचुरीज मारी हैं, तो उसकी अगर मैट्रिक्स बनानी है तो वो क्या होगी? कुछ लोग को पता होगा शायद, बताइए क्या होगी? वो ये होगी, याद है? 2011 में उसने 1 सेंचुरी बनाई थी जिसमें 100 रन बनाए थे। 2015 के वर्ल्ड कप में he scored only 1 century, which was 107, and in 2019 unfortunately he didn't score any century, but he scored I guess how many, 4 half centuries. It's also pretty good, right? Okay, तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक डेटा है, उसकी अरे बनाई आपने, आपने कॉलम में डेटा लिखा, इस तरह उनकी रोज को डिवाइड किया, उनको लिखा, और बाहर आपने बॉक्स लगा दिया, मैट्रिक्स मिल गई आपको,
राइट। जैसे एग्जांपल पहले क्या था कि आपके पास हार्ट कितने, आपके पास एक ही हार्ट है, आपने एक लिखा, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, मैट्रिक्स मिल गई, राइट। ठीक है। तो वैसे ही आपको डेटा बनाना है कि विराट कोहली की सेंचुरीज का डेटा बनाना है, तो आपने ईयर लिखा और उसके सामने उसकी सेंचुरीज लिख दी। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, ईयर ऐसे लिख दो 2011, 2015, 2019 और उसके सेंचुरीज, बन गई मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाना बिल्कुल भी टफ काम नहीं है। मैट्रिक्स आज से पहले आपने जो कुछ भी टेबल देखी, रजिस्टर में साइन किया है, या कभी आपने कोई लिस्ट बनाई है कि जैसे आपके पेरेंट्स लिस्ट बनाते हैं बिग बाजार या कहीं पे जाने से पहले कि हमको ये सामान खरीदना है, दैट इज ए मैट्रिक्स, राइट। उस मैट्रिक्स में आप रोज और कॉलम्स बढ़ा सकते हो। सपोज मैट्रिक्स बनाएगी ये कि क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और आप उसका फिर रेट भी लिख सकते हो, आप उसका वेट भी लिख सकते हो, राइट, आप उसकी कंपनी भी लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से मैट्रिक्स कभी भी चाहो तब आप मैट्रिक्स बना सकते हो। मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान काम है। ओके, तो ये हो गया अपना। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखिए, फिर से हम लोग एक बार शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स जो होता है उसमें जो मैट्रिक्स जो होता है उसमें उसका जो प्लूरल है वो क्या होता है, मैट्रिक्सेस नहीं होता है, वो मैट्राइसेस होता है। इतना ध्यान रहेगा आपको। जो मैट्रिक्स है उसका प्लूरल, उसका प्लूरल, अगर आप दो मैट्रिक्स लिखी हुई तो दो मैट्रिक्स नहीं बोल के उसको क्या बोला जाता है, मैट्राइसेस। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, मैट्राइसेस। दिस इज अ फन फैक्ट, यू शुड रिमेंबर दैट। अब आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और भी मैट्रिक्स के। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ और मैट्रिक्स लिखी हुई है। देखिए कितनी मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके सामने, 6 मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। तो इन 6 मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, इन 6 मैट्रिक्स में आपको ये बताना है कि हाँ बेटा मैं जवाब दे रहा हूँ। 6 मैट्रिक्स में आपको ये बताना है कि जो पहली वाली मैट्रिक्स है, जो पहली वाली मैट्रिक्स है इसमें कितने रो हैं। रो, रो याद है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी रो है, 2 रो है, याद है, दिख रहा है। पहली वाली मैट्रिक्स में 2 रो है, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है, दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसमें क्या हो रहा है, आपको ये बताना है कि दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसमें कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। बहुत आसान है। ये बताना है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन मैट्रिक्स 2। बताइए। देखिए पहली जो हॉरिजॉन्टल एरो है वो फर्स्ट रो है, जो दूसरा हॉरिजॉन्टल एरो है वो सेकंड रो है। इसी तरीके से जो फर्स्ट वर्टिकल कॉलम है वो फर्स्ट वर्टिकल जो एरो है वो पहला कॉलम है, और जो दूसरा वर्टिकल एरो है वो दूसरा कॉलम है। तो टोटल 2 रो हैं और 2 कॉलम है। बात समझ में आ गई? तो ये गिन सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो अब ये बताइए, जो तीसरे नंबर की मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम है। कॉलम मैं बोल रहा हूँ, रो नहीं, कॉलम, ध्यान रखिए, कॉलम। कॉलम यानी कि वो जो वर्टिकल लाइन होती है नंबर्स की। कितनी लाइनें हैं, बहुत आसान है, सीधे सीधे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, 5 7 -3, सीधे लाइन हो गई ना वर्टिकल। तो क्या हो गया आपके पास, एक कॉलम हो गया, और तो कोई कॉलम नहीं है, किसी को दिख तो नहीं रहा भाई। ओके, एक ही कॉलम है, राइट। अब हम बात करते हैं कि पहली मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है। तो ये देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि ये तो 5 पे खत्म ही हो गया, 7 पे खत्म ही हो गया, -3 पे खत्म ही हो गया, कहाँ से रो बनेगी। तो खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, इसका मतलब उस रो में एक ही नंबर है, एक रो में एक नंबर भी हो सकता है, एक कॉलम में एक नंबर भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि एक कॉलम में 10 नंबर हो या एक रो में 4 नंबर हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, एक कॉलम एक रो में एक नंबर भी हो सकता है। तो जो 5 है ना वो फर्स्ट रो है, उस रो में सिर्फ 5 है।
फिर सेकंड में 7 है, फिर थर्ड में क्या है -3 है। तो टोटल कितनी रो हो गई 3। बात समझ में आ रही है? कॉलम 1 रो 3। ठीक है, अब देखिए ये बताइए हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन मैट्रिक्स 4। सोचिए चौथे नंबर वाली मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितनी कॉलम है। टेक योर टाइम, ध्यान रखिएगा रो कैसे निकालते हैं। रो निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, कॉलम निकालने के लिए वर्टिकल लाइन लेते हैं। तो बताइए जल्दी से कितनी रो और कॉलम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचो सोचो भाई, आसान है, बहुत आसान है। देखिए जो पहली रो है वो हॉरिजॉन्टल एरो के अलोंग है, दूसरी रो है ही नहीं इसमें, तो इसमें कितनी रो है एक ही रो है। और पहला कॉलम हॉरिजॉन्टल लाइन हॉरिजॉन्टल सॉरी पहला जो कॉलम है वो वर्टिकल एरो के अलोंग है जो नंबर 1 है, फिर वर्टिकल एरो नंबर 2 के अलोंग दूसरा कॉलम है और वर्टिकल एरो नंबर 3 के अलोंग तीसरा कॉलम है। तो ध्यान देना है इसमें रो एक ही है, कॉलम इसमें 3 है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि पहले कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट है, तीसरे कॉलम में सिर्फ एक एलिमेंट है। कई बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सर कॉलम तो बना ही नहीं, हाँ शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। अरे ठीक है बेटा, इतना ही ठीक है, अगर खत्म हो गया तो होने दो उसको, उसमें एक नंबर तो है ना कॉलम में, बस ठीक है, एक नंबर होना चाहिए उस कॉलम में। ठीक है ना? तो कोई भी दिक्कत नहीं है अगर किसी कॉलम में एक नंबर हो या किसी रो में एक नंबर हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर रो हर कॉलम में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ओनली 1 रो एंड 3 कॉलम्स। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारे एग्जांपल्स ध्यान से देखिए। पांचवा नंबर जो है मैट्रिक्स का उसको ध्यान से देखिए, बताइए इसमें कितने रो हैं। 3 रो है ना? और कितने कॉलम है? कितने कॉलम है बताइए? 3 कॉलम। ओके, छठे नंबर मैट्रिक्स की बात करिए, कितने रो हैं इसमें? 2 रो हैं। और कितने कॉलम है? 2 कॉलम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 रो 2 कॉलम। ओके, एक चीज और देखिए छठे नंबर वाली सिक्स्थ मैट्रिक्स में, that there are 2 zeros and also there is a I. Do you remember that I? It is the same I जिसने आपको बहुत परेशान किया था 11th में, that is iota अंडर रूट -1। तो कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे सर ये आयोटा कहाँ से आप ले आए, क्यों परेशान करने के लिए आए? तो ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स में रियल नंबर की जगह आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक तरीके का डेटा ही है। बात समझ में आ रही है? मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बोलेंगे तो नहीं? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने ये जो 6 मैट्रिक्स देखी उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, शेप के बारे में। तो शेप के बारे में आपने जब ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया? कोई ऑब्जर्वेशन तो किया होगा ना? ये ऑब्जर्व किया होगा कि जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सब कैसी है? रेक्टेंगुलर, राइट? ध्यान है, जितनी भी आपने मैट्रिक्स देखी वो सब की सब रेक्टेंगुलर है। जैसे ये मैट्रिक्स देखिए, विराट कोहली वाली मैट्रिक्स है, ठीक है? देखिए ऐसा शेप आ रहा है, तो ये कैसी होंगी? रेक्टेंगुलर होंगी ना। इसमें ये जो डायमेंशन है वो क्या है आपकी? विड्थ है, और ये क्या है? हाइट। तो इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ क्या होगी? विड्थ होगी इसकी 2। कितने कॉलम होंगे? ये जो रोज लिखा हुआ है रोज की जगह कॉलम होगा। विड्थ में विड्थ कैसे दिखेगी? कॉलम से, जितने नंबर ऑफ कॉलम है। तो यहाँ पे कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, राइट? और जो हाइट है वो रोज के बराबर होगी। तो कितनी इसमें रो है? 2011, 2011 100, 2015 107, 2019 and 0. How many rows are there? 3 rows are there, right? So the height is 3 and the width is 2, right? Remember that there is a mistake
in place of 3 columns there must be 3 rows, and in place of 2 rows there must be 2 columns. Okay, so don't mind that, but keep that in mind. So shape of every matrix is rectangular, right? That shape, that word shape is very important to consider. We will talk at length about the shape of matrix. Okay, so इस चीज को देखिए, ये जो शेप है या साइज है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल जो बन रहा है वो हमेशा क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, उसके ये जो कॉलम होते हैं और जो रो होते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि शेप ऑफ दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या था, जो मैट्रिक्स का शेप था, वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम से डिफाइन होता है। ठीक है, दिस जो साइज है उसको डिफाइन कैसे किया जाता है अपने इस चैप्टर में, रो क्रॉस नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर हम इसकी बात करें, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें, तो इसका साइज कितना होगा, 3 क्रॉस 2, राइट? इसका साइज कितना होगा, 3 क्रॉस 2। रिमेंबर आई टोल्ड यू नंबर ऑफ रोज इज एक्चुअली इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज एक्चुअली इक्वल टू 2। सो total number of the size of this matrix will be how much, 3 cross 2. So remember this definition, the size is number of rows cross number of columns, not number of columns cross number of rows. Number of rows will always come first, cross number of columns, number of rows cross number of columns, right? तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले रो क्रॉस कॉलम करना होगा। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि आप कभी भी इसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3 क्रॉस 2 आ रहा है साइज, तो आप 3 क्रॉस 2 को 3 इंटू 2 6 नहीं लिख सकते हैं, आपको 3 क्रॉस 2 ही लिखना पड़ेगा साइज बताने के लिए। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि जब आपका जो ड्राइंग रूम है, जब भी उसका कोई अगर फर्नीचर बनाने वाला या पेंट करने वाला या कोई फ्लोर मेंटेनेंस के लिए अगर कोई पर्सन आता है, तो आपके पेरेंट्स उसको कभी उसका एग्जैक्ट एरिया नहीं बोलते होंगे, उसको क्या बोलते होंगे, 12 by 8 feet, right? They know the answer of 12 by 8 is how much, 96, but they will not say that it is 96 square feet. They will say 12 by 8, because by saying 12 by 8, the plumber, the person who is painting or making the floor, repairing the floor, will get more exact idea that what is the length and what is the width. In same way, when you are telling the size of the matrix or any matrices, you will tell number of rows cross number of columns. Okay, suppose there are 4 rows and 5 columns, you will tell 4 cross 5. You will not tell 4 into 5 equal to 20. You will not say that the size is 20. You will say the size is 4 cross 5. You must remember this. Okay, so every time you will say number of rows cross number of columns. Remember? Okay, so size की और बात करते हैं। तो देखिए, साइज को सबसे पहले फन फैक्ट ये है कि आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक है या कोई भी हम बुक ले लें, उसमें साइज को ऑर्डर बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइज जो वर्ड है उसको ऑर्डर बोला जाता है। इंडिया में जब भी हम सीबीएसई की 12th बुक में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हर जगह ऑर्डर ही लिखा होगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम और मैट्रिक्स लाते हैं। तो देखिए, अगेन ये एक मैट्रिक्स ही दी हुई है। इस मैट्रिक्स में राइट मोस्ट कॉलम में एग्जाम्पल है मैट्रिक्स के, और लेफ्ट मोस्ट कॉलम में साइज या डायमेंशन लिखा हुआ है। लेकिन साइज और डायमेंशन को आपके सीबीएसई में या 12 बोर्ड की बाकी बोर्ड्स में क्या बोला जाता है, ऑर्डर। तो वो ऑर्डर है बेसिकली। ठीक है, तो पहली मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। पहली मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए कितने रो हैं, 1 -8 5 फर्स्ट रो, -5 7 1 सेकेंड रो। तो इसका ऑर्डर में जो रो लिखेंगे वो कितनी होंगी, 2। कॉलम कितने हैं, पहला ये कॉलम है 1 से -5, दूसरा -8 से 7 और फिर 5 से 1। कितने कॉलम हो गए, 3 हो गए। तो ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3। गॉट इट, समझ में आया? ऑर्डर निकालते समय पहले रो क्रॉस कॉलम। अब उसको 2 क्रॉस 3 को 6 लिखना है कि नहीं लिखना है,
नहीं लिखना है, यही बताया था, ऐसा कभी नहीं करना होता है। दूसरी रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये मैट्रिक्स का नाम इन्होंने वाई रखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए इसमें रो कितनी है। देखिए पहली रो है इसमें 4 है, दूसरी रो है उसमें -5 है। फिर से याद रखिए एक रो में एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक कॉलम में एक एलिमेंट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो पहली रो में एक ही एलिमेंट है 4, दूसरी रो में एक ही एलिमेंट है -5, तो रो हो गई 2। कॉलम कितने हैं, वर्टिकल लाइन देखिए एक ही जा रही है, तो कॉलम 1 हो गए। तो ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 1। बात समझ में आ गई, ध्यान रहेगा। ओके, इसी तरीके से एफ वाली मैट्रिक्स देखिए, जल्दी से देखिए कितने इसमें रो हैं, चेक करिए। इसमें आप देखिए कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 रो हो गई। कॉलम कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गए। तो टोटल इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 4। अब इस मैट्रिक्स की बात करिए, लास्ट वाली, यहाँ से देखिए कितनी रो है, 1 -2 0 3 6, 12 7 -7 0 0, 0 -5 6 -8 5, 3 9 1 1 -7, 0 0 -6 4 2। कितनी रो हैं, 5 रो दिख रही हैं। कॉलम गिनिए, 1 12 0 3 0, -2 7 -5 9 0, 0 -7 6 1 -6, 3 0 -8 1 4, 6 0 5 -7 2। कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। तो रो भी 5 कॉलम भी 5, रो भी 5 कॉलम भी 5, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 5। और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक नया नाम है। तो ये ध्यान रखना है, जो लास्ट मैट्रिक्स है इसमें सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। लास्ट मैट्रिक्स हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सच मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यूजुअली हर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप की होती है, बट इन दैट केस की रो और कॉलम सेम हो जाए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो उस केस में वो उसका स्पेसिफिक नाम हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक हर रेक्टेंगल में कुछ ऐसे रेक्टेंगल निकाल लो जिनकी लेंथ और विड्थ सेम हो, तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही वो मैट्रिक्स जिसमें स्क्वायर, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए काइंड ऑफ ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। बात समझ में आ गई, बहुत इजी है ना, डिफिकल्ट तो नहीं लगा यहाँ पे। ऑर्डर वाली बात समझ में आ रही है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, क्रॉस को हम एक्चुअली सॉल्व नहीं करते हैं, 5 क्रॉस 5 लिख के ही छोड़ देंगे, 25 नहीं लिखेंगे, उससे हमको आइडिया नहीं लगेगा कि एक्चुअल में रोज कितनी है। 5 क्रॉस 5 से हमें पता है रो 5 है कॉलम 5 है, 25 से क्या पता, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि हर मैट्रिक्स में कम से कम एक रो और एक कॉलम जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ना एक कॉलम हो ना एक रो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। छोटी सी बात है, ध्यान रहेगी इसको। ओके, तो जैसे अभी हम लोग ने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी, स्क्वायर मैट्रिक्स जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जैसे दोनों 2 हो सकते हैं, दोनों 1 हो सकते हैं, दोनों 4 हो सकते हैं, दोनों 5 हो सकते हैं, दोनों 100 भी हो सकते हैं। हाँ 100 भी हो सकते हैं एक कॉलम में। कई बच्चों को ऐसा डाउट होगा, एक कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप जितने भी चाहो उतने रख सकते हो, फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स कितने भी लिख सकते हो। एक कॉलम में 2 एलिमेंट भी लिख सकते हो, 4 5 100 1000 10,000 10 लाख तक आप लिख सकते हो, उसके आगे भी लिख सकते हो। इसी तरह एक रो में आप चाहे जितने एलिमेंट लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके डेटा पर, आपको डेटा कैसा गिवन है, राइट, ठीक है। सो अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना क्लियर है। अब जैसे हम लोग ने अभी स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन किया, वैसे हम और भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस याद है क्या होता है, मैट्रिक्स चल रहा था, मैट्रिसेस कैसे आ गया, कैसे आया भाई, करेक्ट। मैट्रिसेस मींस द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो और हम लोग अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये 3 मैट्रिक्स लिखी हुई है, देखिए ये क्या आ गया, ये जो साइन आ गया, ये तो हमने पहले देखा नहीं था कि देखा था, देखा था।
मैंने बताया था जो बॉक्स होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो ऐसा बॉक्स हो सकता है थर्ड एम्पायर को इशारा करने वाला, और एक ऐसा बॉक्स हो सकता है राउंड, राइट। तो ये राउंड बॉक्स बना हुआ है, स्टिल इट इज ए मैट्रिक्स। तो इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं और मैट्रिक्स लिखी हुई है उनके नीचे, ध्यान से देखिए। रो मैट्रिक्स है और उसके नीचे एक मैट्रिक्स बनी हुई है, कॉलम मैट्रिक्स है या वेक्टर मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, वेक्टर मैट्रिक्स। वेक्टर मैट्रिक्स का मतलब कि जो उसमें नंबर्स लिखे गए हैं वो क्या हो जाए, वेक्टर्स हो जाए। जैसे ए बी सी आई जे के वेक्टर अगर हो जाए तो वो वेक्टर मैट्रिक्स हो जाएगी। कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स का मतलब जो यहाँ पे ए बी सी है वो वेक्टर्स हो जाए, जैसे आई जे और के। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसमें सब जीरो जीरो बना हुआ है। तो ये तीन तरीके की मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है, तो आप लोग इनके फिगर्स देख कर ही पहचान गए होंगे इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, वो ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनमें सिर्फ एक रो होती है। कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे ए बी सी है, इसमें तीन कॉलम है, हो सकता है ए बी होता तब दो कॉलम होते, बट रहती वो रो मैट्रिक्स ही, ठीक है ना। बस उसमें एक ही रो होनी चाहिए, कॉलम पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तीन कॉलम, चार कॉलम, एक कॉलम, 100 कॉलम, जितने भी कॉलम्स आप चाहे रख सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या आप गेस कर सकते हैं क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स? What is the name of column matrix? Why it is named column matrix? गेस कर सकते हैं। अगर आपने रो मैट्रिक्स समझ लिया तो कॉलम मैट्रिक्स तो समझ में आ ही रहा होगा ना भाई, आ रहा है ना। देखिए कितना आसान है। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? सच मैट्रिक्स हैव वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। इफ ए मैट्रिक्स हैव ओनली वन कॉलम देन इट इज column matrix or vector matrix, right? And it can have any number of rows. Like in row matrix it must have only one row, but it can have any number of columns. Similarly in column matrix it can have only one column, but it can have any number of rows. Understood? Clear है इतना? Very good. अब आगे की बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसका नाम है। तो आप देख के पहचान सकते हैं कि क्या मतलब है इसका। जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ रो भी एक नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम भी एक नहीं है, तो क्या है जिसकी वजह से इसका नाम जीरो मैट्रिक्स पड़ा है? अरे सारे एलिमेंट जीरो हैं इसमें, सारे एलिमेंट जीरो हैं तो इसलिए इसका नाम जीरो मैट्रिक्स पड़ा है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज जीरो और नल मैट्रिक्स? ऑल नंबर्स और एलिमेंट्स इन सच मैट्रिक्स आर जीरो। सिंपल सी डेफिनेशन है। आप एक बॉक्स लो, उसमें सारे एलिमेंट जीरो 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 रख दो, मिल गया आपको नल मैट्रिक्स। आसान है, नल मैट्रिक्स मतलब समझ में आ गया? ओके। तो अभी हम लोग ने एक पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। याद है आप लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जब आपके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। फिर रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होती है। फिर कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है। फिर जीरो या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें सबके सब एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ टाइप के मैट्रिक्स हो गए। अभी तक आपने चार टाइप की मैट्रिक्स पढ़ ली, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब आगे की बात करते हैं। आगे एक टर्म है उस पर आपको ध्यान देना होगा। द टर्म इज एक फैक्ट है वो, लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है ना। लीडिंग डायगोनल स्क्वायर मैट्रिसेस, दो चीजें, लीडिंग डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस एंड द मैट्रिसेस इज स्क्वायर मैट्रिसेस। तो देखिए क्या होता है लीडिंग डायगोनल। ये एक मैट्रिक्स है, इज इट स्क्वायर मैट्रिक्स? यस इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज, how much number of rows? 3 number of rows. How many number of columns? 3 number of columns. Number of rows is equal to number of columns, that's why it is a square matrix. Okay, now if it is a square shape then there must be a diagonal. Now there are two diagonal, one diagonal is going from 22 to 23, 22 to 23 and another diagonal कहाँ से कहाँ जा रहा है, 86 से लेके 22 तक जा रहा है। दो डायगोनल है, तो लीडिंग डायगोनल क्या होता है देखिएगा।
ये जो है ना 22, 76, 23, इसे बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ये वाला जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल जो होता है जो राइट हैंड साइड के ऊपर से टॉप, लेफ्ट हैंड साइड के टॉप से शुरू होता है, दिस इज लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल, ये टर्म आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लीडिंग डायगोनल क्या होता है, कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि leading diagonal exists only in square matrix and it goes from left top to right bottom, ऐसे जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लीडिंग डायगोनल आपको जरूर ध्यान रखना है। लीडिंग डायगोनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लीडिंग डायगोनल से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी थ्योरी आपको मिलेगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रहेगा लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज़ वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो लीडिंग डायगोनल नहीं होगा। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल होगा और किसी भी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल होगा ही नहीं। ये ध्यान रहेगा, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो लीडिंग डायगोनल होता है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। लीडिंग डायगोनल लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाता है, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाता है, ठीक है। ध्यान रहेगा, पक्का 100%। आगे बढ़ें, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे की बात करते हैं। तो आगे हम लोग एक खास तरीके की स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उनकी बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? तो डायगोनल मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। हम लोग अभी क्या बात करी थी, हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल क्या होता है, फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिसेस जिनमें, वो उन स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं जिनमें एवरी एलिमेंट, in which every element outside the leading diagonal is necessarily zero। ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका नाम होता है डायगोनल मैट्रिक्स। आप समझ रहे हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। सो डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल्सो इन दिस डायगोनल मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट आउटसाइड द लीडिंग डायगोनल इज नेसेसरली जीरो, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। दूसरी चीज, जो लीडिंग डायगोनल के बाहर के एलिमेंट होंगे, लीडिंग डायगोनल तो पता है ना, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम। तो लीडिंग डायगोनल के बाहर के जितने भी एलिमेंट हैं वो जरूर से जरूर जीरो होंगे। जैसे कि ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये पहले चेक करिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे है? नंबर ऑफ रो कितनी आ रही है? 1 2 3 4, 4 है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, ओके। तो एक चीज तो ये तय हो गई। अब लीडिंग डायगोनल की बात कर लेते हैं। ये तय हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लीडिंग डायगोनल तो एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए ध्यान से, 22, 76, 23 और 6 को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? लीडिंग डायगोनल मिलेगा। ये जो लीडिंग डायगोनल है इसको आप जैसे ही ज्वाइन कर दोगे, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट कैसे हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा? एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जो ऊपर वाली मैट्रिक्स है। अब देखिए जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसको ध्यान से देखिए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो पहले चेक करिए कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि नहीं सर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल, लीडिंग डायगोनल का एक टर्म जीरो है। तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेशन वाज एवरी टर्म अदर देन द डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो, एंड विच इज, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाहर जो भी टर्म है वो सब जीरो है। वो तो है ना, वो अगर हो रहा है तो फिर क्या होगा? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स।
तो इसको ध्यान रखना है कि यस इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज एवरी नंबर और एलिमेंट अदर देन द एलिमेंट्स इन डायगोनल आर जीरो, दैट्स व्हाई दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। गॉट इट। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी, मैट्रिक्स में साइज पढ़ा, साइज क्या होता है, रोज इनटू कॉलम, रोज और कॉलम इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। फिर हमने रो मैट्रिक्स पढ़ी जिसमें सिर्फ एक रो, कॉलम मैट्रिक्स सिर्फ एक कॉलम होता है। नल मैट्रिक्स सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। फिर लीडिंग डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल होता है जो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाता है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और उसमें लीडिंग डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हो उन सब की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, वेरी गुड, बाय।